ऑनरेबल चेयरमैन सर, यहाँ जो मैंने भी सुना और पिछले कई दिनों से जो यहाँ डिस्कशन चल रहा है गवर्नर साहब के खुतबे पे, तो उसमें एक अक्स है कि जो हमने पिछले 4-5 महीने जो वादी के हालात रहे उसमें जितने भी डिस्कशन हुए उसमें उन्हीं चीज़ों का अक्स है। और गवर्नर एड्रेस में भी जैसे काफ़ी यहाँ ऑनरेबल मेंबर्स ने जिक्र किया है कि इसमें 3-4-5 सफ़ों पे पॉलिटिकल बात कही गई है। सर, ये इसमें कोई शक नहीं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ और जिसका यहाँ सारे मेंबर्स ने इजहार किया, नहीं होना चाहिए था, हो गया। और काफ़ी जानें इसमें चली गई, बहुत नुकसान हो गया। पर एक चीज़ अच्छी यहाँ जो बात है कि हम एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा हैं सर, जो मेरे वालिद मुफ्ती साहब कहते थे कि जमहूरियत डेमोक्रेसी में हर चीज़ का हल है। और आज की जो हमारी असम्बली है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो इस वक्त हमारा जो काउंसिल है, उसकी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कभी नहीं रही है जम्मू कश्मीर की असम्बली में जो आज है। और बहुत सालों के बाद मरकज़ में एक ऐसी सरकार आई जिसका बहुत बड़ा मैंडेट है। तो हमारा ये मानना है कि आज जब हम सब लोग इस तकलीफ़ से जूझ रहे हैं कि ये वादी में क्या हो गया, ये सारी जानें क्यों तलफ हुई और कोई 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, हमारा जो माली नुकसान भी हो गया, कई लोग ज़ख्मी हो गए और मतलब इसके ज़ख्म जो हैं काफ़ी देर तक उनको भरना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरा ये मानना है सर कि हमारे पास टूल्स हैं। अगर हमारे हाथ में एक जमहूरी निज़ाम का जो हमारे पास एक वायर विदौल है, तो हम मिल के, मैं नहीं समझती कि कोई चीज़ जो है नामुमकिन है। मुफ्ती साहब हमेशा कहते थे डेमोक्रेसी इज़ द बैटल ऑफ आइडियाज़, और उन्होंने हमेशा ये बड़े मुश्किल फ़ैसले किए हैं। और जमहूरियत को नज़र में रखते हुए, एज अ स्टूडेंट इन अलीगढ़ इन लेट 50s, वो जो इस मुल्क में जो जमहूरियत पनपने लगी थी, उसी से इम्प्रेस होके सर वो जब कश्मीर आए तो उन्होंने मेन स्ट्रीम पार्टीज़ का एजेंडा थामा। जैसे इस वक्त बीजेपी के बारे में बहुत बुरा कहा जाता है, उस वक्त तो कांग्रेस के बारे में इससे भी बुरा माना जाता था जब मुफ्ती साहब ने कांग्रेस का वहाँ झंडा थामा। इतने कहते हैं हालात ख़राब थे कि अगर कोई कांग्रेस के घर में कोई मरता था तो उसके सोशल बाइकआउट होता था, उसकी ताज़ियत के लिए, उसके जनाजे के लिए नहीं जाते थे, रिश्ता नहीं करते थे। जो आपके जो बाल काटने वाला है तो कांग्रेसी के बाल नहीं काटता। तो ये यहाँ मोंगा साहब हैं, इनको मालूम होगा। मगर चूंकि मुफ्ती साहब वॉज अ मैन ऑफ कन्विक्शन, कमिटमेंट, वो समझते थे इस बात को कि जो उन्होंने रास्ता अपनाया है वही सही है, बल्कि जो उस वक्त जिसके खिलाफ वो खड़े हो गए, सेपरेटिज्म, अलहदगी पसंद, उस वक्त एक चल रहा था, उस वक्त प्लेबिसाइड का एक जो उस वक्त एक एजेंडा, एक तहरीक चल रही थी रायशुमारी के लिए, वो बिल्कुल उसके खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि उनका यकीन था कि ये बात चलने वाली नहीं है ज़्यादा देर। क्योंकि जिस मुल्क के साथ हमारा इल्हाक हुआ है, जिस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक स्पेशल पोजीशन दी है, मुल्क के अंदर एक मुल्क जैसा हमको बना दिया है, हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दी, किसने दी? हमारे मुल्क के आईन ने दी। हमारा अपना झंडा दिया, किसने दिया? हमारे मुल्क के आईन, इसी जमहूरी निज़ाम ने दिया। तो उनका ये मानना है कि इसी जमहूरी निज़ाम को जम्मू कश्मीर में मजबूत करके हम हर मसले का हल निकाल सकते हैं। और हमारी बदकिस्मती यही है कि जिस तरह मुल्क के दूसरे हिस्सों में जमहूरियत पनपी कि आप इंदिरा जी को भी आपने हरा दिया, आप एक वोट जो है, चाहे वो कौन से मज़हब का हो, कौन सी ज़ात का हो, उसके पास भी वही वोट है, जो बड़ा आदमी है वो भी उसी वोट से फ़ैसला करता है। कहीं ना कहीं हमारी रियासत में उस जमहूरियत को पनपने में वक्त लगा। और मैं समझती हूँ कि जो हमारे हालात हैं उसमें उसका भी बहुत बड़ा रोल है।
कि ये जो हमारे बिलखुसूस वादी में लोगों के जहन में ये बात बैठ गई कि हमारा फैसला, हमारी वोट की पर्ची कोई फैसला नहीं करती, फैसला ऊपर से होके आता है। और उसमें कई सारे इलेक्शन ऐसे, मैं किसी एक इलेक्शन का नाम नहीं लेना चाहूँगी, ओवर द ईयर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इलेक्शन जो 1951 का पहला इलेक्शन हुआ, उसमें तो किसी को खड़ा भी नहीं होने दिया। तब से लेके शायद मेरे ख्याल में कुछ इलेक्शन रहे हो जिस पे लोगों का शुबा नहीं, मगर ज़्यादातर, और 2002 के बाद मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता जो जमहूरी निज़ाम में लोगों का जो है एक धीरे धीरे भरोसा रिस्टोर होता गया। तो मेरा सर ये मानना है कि हमारे पास और कोई हथियार नहीं है। जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारे मसले हैं, उसके पहले तो हम कहते हैं डायलॉग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर पहले हम आपस में तो कुछ एग्री करें। और मुझे खुशी है सर, मुफ्ती साहब का जो विजन है, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, वो बॉर्डर्स से बाहर थी, वो कहीं जम्मू कश्मीर के मखसूस नहीं थी। वो पूरे मुल्क का देख के, पूरे इस रीजन को देख के वो सोचते थे। और आज मुझे खुशी है कि जो वो जाते जाते उन्होंने एक एजेंडा ऑफ अलायंस दे दिया, और उस एजेंडा ऑफ अलायंस की न सिर्फ यहाँ कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, चाहे वो किसी जमात से हो, हमसे ज़्यादा वो इस बात करते हैं। इधर ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट में एजेंडा ऑफ अलायंस का जिक्र बार बार हुआ कि एजेंडा ऑफ अलायंस में ये है, इसको करो, एजेंडा ऑफ अलायंस में ये है, इसको करो। इसका मतलब है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, और एजेंडा ऑफ अलायंस हमने कोई आसमान से उतारी हुई चीज़ नहीं है। एजेंडा ऑफ अलायंस मुफ्ती साहब की अपनी जो उनकी ज़िंदगी, जो उनका तजुर्बा, उसका निचोड़ जो हमने 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा। सर अगर हम देखें एजेंडा ऑफ अलायंस और वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट, रसगोत्रा साहब का वर्किंग ग्रुप, उसमें वो क्या कहते हैं कि भाई सिंप्लीफाई कर लीजिए, आर पार जो रास्ता है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दूसरे रास्ते खोल दीजिए, जिसमें बहुत सारे रास्तों का बात है। करगिल अस्करदू आपका रास्ता है, जम्मू सियालकोट, तुर्तु खपल्लू, छम जोड़िया टू मीरपुर, गुरेज अस्तूर, टीटवाल चिलान, इसी तरह बहुत सारे रोड्स की बात है। जैसे लेह जिंगजैंग की बात करते हैं, जैसे लद्दाख मानसरोवर कैलाश यात्रा की बात करते हैं। ये रसगोत्रा कमेटी की रिपोर्ट है, और हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसमें भी बिल्कुल यही बात कही गई है कि हमें नए रास्ते खोलने चाहिए। क्योंकि सर हमें देखना है जो हमारे इंटरनल डायमेंशन है। पहले तो यहाँ आज भी बहुत क्रिटिसाइज होता है, मैंने पहले भी कहा, मुफ्ती साहब ने हमेशा फैसले आउट ऑफ कन्विक्शन किए हैं और लोगों के मफाद को नज़र में रखते हुए किए। चाहे वो 1960 में कांग्रेस में जाना, उनका उस वक्त का फैसला बहुत मुश्किल था, बहुत दुश्वार था, अनटचेबल माने जाते थे, मगर उन्होंने कांग्रेस को उस हद तक लाया कि कांग्रेस आज अनटचेबल पार्टी नहीं मानी जाती है। तो अब जब हमने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, ये लोग गवाह हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दोनों ने हमें ऑफर किया कि हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। मैं किसी तंजिया में नहीं, मैं आई मीन इट वेरी सीरियसली, ऑफर किया। मगर उस वक्त भी मुफ्ती साहब ने पूरा जम्मू कश्मीर के हालात को, मुल्क के हालात को और इस खित्ते के हालात को देखते हुए ये फैसला किया, जो उन्होंने उस वक्त बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। बहुत इसमें गहराई थी, इसमें बहुत सूझबूझ थी। सरकार बनाने को तो बना सकते हैं, और इसलिए हमने जो सरकार बनाई सर, उसमें बाज़ाब्ता जब हमने कांग्रेस के साथ भी सरकार बनाई थी, उस वक्त भी हमारा एक एजेंडा था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, जिसके ऊपर हमने अमल किया। और एक आपको याद होगा कि उस वक्त एक डायलॉग प्रोसेस चला, जब वाजपेयी जी दिल्ली में वज़ीर आज़म थे, हमारे बॉर्डर्स पे सीज़ फायर हो गया, कोई आवाजावी शुरू होगी। पहली बार पाकिस्तान से वहाँ के जर्नलिस्ट कश्मीर आए और एक खुलापन देखा उन्होंने, एक माहौल में तब्दीली आई थी। तो आज भी जब हमने आपस में हाथ मिलाया, उसका सबसे बड़ा मकसद ये था सर, मैंने पिछले 2-3 साल में अपने वालिद को जब भी वो किसी
इलेक्शन जीतने से पहले जब भी वो कहीं बोलते थे तो बार बार वो कहते थे मेरी एक ही तमन्ना है, मैं जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना चाहता हूं। इसके बगैर उनके और कोई बात नहीं करते थे। तो सर उसी दलदल से निकालने के लिए इतना बड़ा जो हमने डिसीजन लिया, बहुत मुश्किल डिसीजन, इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है। मेरे ख्याल में एक डिसीजन शायद 1947 में उस वक्त टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके उस वक्त के महाराजा और मरहूम शेख साहब ने लिया था, जब उन्होंने मजहब को अलग करके, रिजेक्ट करके एक सेक्युलर मुल्क के साथ अपना नाता जोड़ा था, विच वॉज अगेन, दैट वॉज अगेंस्ट द ट्रेंड, दैट वॉज अगेंस्ट गोइंग द टाइड। उस वक्त के माहौल के खिलाफ वो फैसला लिया था। और वही फैसला 2015 में मुफ्ती साहब ने लिया, विच वॉज अगेन, क्योंकि जब हमारे पास एक चॉइस है, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो हम उस जमात के साथ क्यों जाएं जिसके साथ हमारी इतनी सारी डिफरेंसेस हैं। मगर मकसद जब बड़ा हो तो मेरे ख्याल में उस वक्त एक लीडर को अपने कद से बहुत ऊंचा उठना पड़ता है। सर इसमें हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस आ गया, जिसमें वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट्स की एंडोर्समेंट, हमने कोई नई बात नहीं कही। हमने कहा हालात ठीक हो जाते हैं, मुझे इस बात कहने में कोई कबाहत नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी इस पे डिपेंड करती है कि हम कब एस्पा वो करना शुरू कर दें, कब हम मिलिटेंसी को खत्म कर सकें, कब हम तशद्दुद को वहां खत्म कर सके। और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी कामयाबी नहीं होगी, पहले ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी होगी कि अगर हम जो हमारा इन्फिल्ट्रेशन, हमारी मिलिटेंसी, इसको उस हद तक कंट्रोल कर सके कि हम एस्पा वो करना शुरू करें। और इंशाल्लाह वक्त आने वाला है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, मगर ये हमने बात कही है, ये हमने एग्री किया। सर हमने अपने एजेंडा ऑफ अलायंस में, और ये भी वर्किंग ग्रुप में है, जिसमें हमारे तमाम जितनी भी जमातें हैं यहाँ, कांग्रेस, एनसी, बीजेपी, पीडीपी, और इसके बाहर गुजर कमेटी से लोग, बकरवाल कमेटी से लोग, पहाड़ी, सब तबके के लोग थे उस वर्किंग ग्रुप में, जिन्होंने इस चीज़ को एंडोर्स किया कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो जाए तो जो भी हमारे सख्त कानून हैं उनको जाना चाहिए। क्योंकि एक जमहूरी मुल्क में, एक डेमोक्रेसी में, मेरे ख्याल में जब इलेक्शन हो जाते हैं, एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनती है, जो हालात ठीक होते हैं तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस का फुटप्रिंट है वो आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली कम हो जाता है। जो 96 में जितने कैंप्स थे वो 2002 में नहीं है, जो 2002 में नहीं थे वो 2008 में नहीं है, 2008 में शायद वो आज नहीं है। तो धीरे धीरे जो है इस फुटप्रिंट को कम करना, ये हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस में है। सर इसमें जो हमने कहा कि इसमें डायलॉग होना चाहिए। सर मुफ्ती साहब की ज़िंदगी, वो ही वॉज अ बिलीवर। यहाँ कई बार देखा होगा कि वो कभी भी अपने मुखालिफ के बारे में कभी उनको गुस्सा ही नहीं आता था। हम लोग वर्कअप हो जाते हैं, उसने ये कहा, उसने, हालांकि कभी कभी उनके बारे में जो उनके मुखालफिन हैं बहुत ही बचकाना ज़बान इस्तेमाल करते थे, मगर वो कभी वो कॉन्फ्लिक्ट में, घर में भी उनको ज़्यादा कोई आपस में किसी किस्म का तजाद हो वो पसंद नहीं करते थे। He was a man of peace and so he believed in dialogue. वो कहते थे ये आइडिया यहाँ है, जो हमारे जम्मू कश्मीर की समस्या, इट्स एन आइडिया। आप आइडिया को जेल में नहीं डाल सकते हो, आप आइडिया को मार नहीं सकते हो, आपको आइडिया को डील करना है। एक आइडिया को आपने दूसरा आइडिया देना है। अगर कोई लोग कहते हैं आज़ादी, कोई कहते हैं पाकिस्तान के साथ जाना, हम कहते हैं नहीं, हमारे इस मुल्क में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं, मुझे नहीं मालूम बाकी लोग क्या कहते होंगे, हमारे जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी अकोमोडेशन है कि हमें हर जो आज़ादी का ख्वाब है इसके अंदर पूरा कर सकते हैं। हम रास्ता खोल दें, तमाम हमारे जो हैं रास्ते खुल जाएं, जो पुराने ज़माने में होता था। आज चाइना ने वहाँ जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया पीओके में, वहाँ से उनकी पूरा सेंट्रल एशिया में जाएंगे। हमारे भी रास्ते हैं। हमारा मुल्क जम्मू कश्मीर को गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया दोबारा बनाए, जम्मू से होते हुए कश्मीर, कश्मीर से होते हुए लद्दाख,
हम भी सेंट्रल एशिया, हम भी कारगिल के जरिए सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में पहुंच सकते हैं। हम क्यों ना करें ऐसा? इससे बड़ी आज़ादी क्या होगी सर? इसलिए हमने हाथ मिलाए डायलॉग की बात। बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए, मगर डायलॉग के लिए शायद हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। सर, हालात ख़राब हो गए और पूरे मुल्क की जो क्रीम है, जिसको क्रीम कहते हैं, वो आए और चले गए कि भाई चलिए हम बात करेंगे। पहले भी आए थे, मगर बदकिस्मती से माहौल ऐसा था, इतना तनाव था कि कोई वहाँ बात हुई नहीं और वो वापस लौटे। और उसके बाद जो है हड़ताल का सिलसिला चलता रहा और माहौल न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि पूरे मुल्क में जो मैसेज गया, जिसका मुझे अफसोस है, मैंने खत लिखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि आप एक जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर, चाहे वो प्रेसिडेंट के पैड पे ही लेटर लिखती है, एड्रेस करती है सब सेपरेटिस्ट लीडर्स को, आप मेहरबानी करके, अब ऐसे एक ग्रुप आ रहा है, आप उनके सामने अपनी बात रखिए, बात कहिए। नहीं किया और हालात में जो हड़ताल का सिलसिला चलता रहा। सर, आज हमको सिचुएशन को उस हद तक लाने की कोशिश करनी, मिलजुल के कर सकते हैं, अकेला कोई नहीं कर सकता। ये मुफ्ती साहब ने हालात को एक वक्त में लाया था वहाँ जहाँ डायलॉग शुरू हो गया था, मगर बदकिस्मती से आज हमारे यहाँ काफ़ी लोग डायलॉग की बात कर रहे हैं, मगर 2005 से लेके जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उस वक्त डायलॉग हुआ था, LK अडवाणी साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद उसको आगे नहीं चलाया गया। वो वहीं की वहीं बात रुक गई। जो रास्ते खुले वही 2 रास्ते और उसके बाद वही जितनी आइटम्स हैं वही आइटम्स हैं, कोई उसमें पेशरफ नहीं। क्योंकि सर, हमारा मानना है, हमने देखना है कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ सकती हैं। एक्सटर्नल डायमेंशन नई दिल्ली को देखना पड़ेगा, मगर इंटरनल डायमेंशन में हमें आपस में काम करना है। रास्ते खोलने की बात है, खुलने चाहिए, क्योंकि जब तक इंडस वाटर ट्रीटी है, इतनी जंगें हुई, चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी से दोनों मुल्कों को फायदा है, उसमें स्टेक्स हैं हमारे भी और उनके भी। हालांकि उसमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान भी होता है, मगर उसके बावजूद ये ट्रीटी जिंदा है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों का इंटरेस्ट है। इसी तरह वाघा बॉर्डर, यहाँ इतने हालात ख़राब हो गए, हमारे बॉर्डर पे फायरिंग हुई, पर वाघा बॉर्डर पे कारोबार चल रहा था। क्यों? क्योंकि स्टेक्स हैं। हमारे मुजफ्फराबाद से चल रहा था कारोबार, हमारा यहाँ जो है पुंछ। तो इसका ये सर, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो इस वक्त हमारे आपस में तनाव है, हमें ऐसे चीज़ें ढूंढनी है दोनों मुल्कों को आपस में, जिससे हम दोनों मुल्कों के वेलफेयर की बात है। मुझे याद है एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जम्मू आए थे, तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था, शायद यूनिवर्सिटी का कोई कन्वोकेशन था, उन्होंने फरमाया कि हमें कोई जॉइंट मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि हम दोनों कश्मीरों के, क्योंकि हम बार बार कहते हैं वो कश्मीर जो है हमारे कश्मीर का हिस्सा है, हमने यहाँ सीट्स भी रिजर्व करके रखी हैं, तो कहते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए दोनों तरफ के लिए। अगर पानी हमारा रिसोर्स है, इस्तेमाल होना चाहिए। अगर वहाँ उनके पास गैस है दूसरे कश्मीर में, हम गैस पाइपलाइन हमारी वहाँ से यहाँ आ जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, उनके वहाँ नहीं है। स्कूल में उनको भूंचाल के बाद टीचर्स की ज़रूरत थी 2005-6 में, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिसको POK में, उन्होंने कहा कि मुझे टीचर्स की ज़रूरत है। अगर हम सरकार में होते, मेरा मतलब अगर हम कमांडिंग सीट में, हम कहते भेज दीजिए जम्मू कश्मीर में हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, भेज दीजिए, पढ़ाएंगे वहाँ स्कूल में। तो सर, हमें कहीं ना कहीं ये जो जंग का माहौल है, ये 70 साल जंगें भी हुई, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आजकल की दुनिया में लोग तंग आ गए हैं जंग से, हर तरह अफरा तफरी मची है। तो इसलिए हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस में ये जो रास्ते खोलने की बात है, डायलॉग की बात है, रिकन्सिलेशन की बात है,
जिसको सब लोग मानते हैं, जिसके लिए सब एग्री करते हैं, यही एक रास्ता है। मगर कहीं ना कहीं जो पिछली बार यहाँ वो एक टीम आई थी, जो उनके साथ जो सलूक ठीक नहीं हुआ, उसका मैसेज सारे मुल्क में गलत चला गया। क्योंकि जो लोग हमारे हमदर्द थे वहाँ पर, जो ये देख रहे थे कि कश्मीर में हालात ख़राब हो रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं, अफरा तफरी है, तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ से, क्योंकि सारा मुल्क इंतज़ार कर रहा था, सांस रोके इंतज़ार कर रहा था कि ये चले गए, जिसमें बहुत ही जी इज़्ज़त लोग थे, चाहे येचूरी साहब थे, चाहे हमारे शरद यादव जी थे, चाहे डी राजा थे, चाहे दूसरे लोग थे। वो देख रहे थे कि क्या होगा, मगर जिस तरह से उनको वापस आना पड़ा, उससे हमारे मुल्क में एक गलत मैसेज चला गया। तो इसलिए इस प्रोसेस को दोबारा शुरू कराने में, उसको तो सभी लोग कहते थे कि भाई बात करनी है, मगर उसकी वजह से जो दचका लगा, उसमें हमें टाइम लगेगा सर उसको ठीक करने में, मगर उसके बगैर कोई चारा नहीं। ये हम सब मानते हैं कि हमने कहीं ना कहीं जो है बातचीत करनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई बात नहीं बनेगी। सर दूसरी बात, जहाँ तक इंटरनल डायमेंशन की बात करते हैं, जिसके लिए मुफ्ती साहब बार बार कहते हैं कि जब मैंडेट आया, जम्मू का मैंडेट बीजेपी के लिए था, वादी में अक्सर हमें मैंडेट मिला, तो अगर हम इस मैंडेट की हमें इज़्ज़त करनी है, जम्मू और कश्मीर को आपस में इकट्ठा रखना है, मिलाना है। सर बड़े अफसोस की बात है कि जब हम अनरेस्ट की बात करते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहती हूँ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। सर हम 370 की बात करते हैं, 370 सबको अजीज़ है क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू कश्मीर की जो, मगर 370 का जो रूह है, जिसके लिए ये कानून बना था कि जम्मू कश्मीर की जो अपनी, जो हमारी एक इंडिविजुअलिटी है, जो हमारा एक कल्चर है, जो हमारा एक कैरेक्टर है, उसको बराबर रखना है। ये तो किताब में 370 तो खाली अल्फाज हैं, मगर उसका जो रूह है, जो रूह गांधी जी ने देखी थी जब पूरा बरसगीर जल रहा था, उन्होंने कहा था मुझे कश्मीर से एक रोशनी की किरण नजर आई। वो कश्मीर जो कभी कभी हमें आज नजर आता है, जब ये हालात खराब हो गए, एक कश्मीरी पंडित की शादी, पूरा गांव उस शादी में चला गया। हालात खराब हो गए जब एक पहलगाम साइड में गनशिबल में एक औरत ने देखा कि बच्चों का कोई झुंड किसी यात्री कैंप की तरफ जा रहा है, शायद वो बीच में खड़ी हो गई, उसने बोला मुझे मारो, वहां पत्थर मारने नहीं दूंगी। वो कश्मीरियत जो हमारे यात्रियों का एक्सीडेंट हो गया और लोगों ने ले जाके घरों में, अस्पताल, इस हालात में अगर ये एक झलक मिलती है, वो कश्मीरियत, वो 370 जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसकी असली रूह कहीं खो गई है सर। और आज मुझे वो रूह जम्मू के सड़कों पे नजर आती सर। कश्मीर में हालात खराब हो गए, कश्मीरी पंडित भागा, कहां गया? जम्मू में, जहां दिल किया, कहीं कैंप बनाए, कहीं कॉलोनीज बनाए, रहा। हमारी तकलीफ होगी, कोई गरीब से गरीब आदमी एक मरला, दो मरला जमीन जहां मिला, मकान बनाया उसने। आज आप देखिए सड़कों पे कश्मीरी पंडित, हिंदू, मुसलमान। आप सवेरे जब मैं जागती हूँ, पहले अजान सुनती हूँ, उसके बाद मंदिरों से घंटी और भजन, उसके बाद जो है गुरुद्वारे के भी पाठ सुनते हैं। यही है 370 सर। इसी के लिए हमने 370, इसी चीज को बचाने के लिए, जो कहीं ना कहीं कश्मीर में हम लोग भूल रहे हैं। अब भूल रहे हैं सर। हम कहते हैं कश्मीरी पंडित जो हमारे वहां के रहने वाले हैं, जो वहां से भाग के आ गए, कहते हैं वापस जाएंगे, कहते हैं डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अरे जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, जो हमारे साथ पले बड़े, जिनके घरों में हमने खाया पिया, जो हमारी तहजीब का हिस्सा है, उनके वापस आने से कैसे डेमोग्राफी चेंज हो सकती है सर? मुझे कभी ये बात समझ नहीं आई कि ये क्या है। ये तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सर कि ये जो हमने पिछले 25-30 साल में, जानी नुकसान बहुत हो गया, माली नुकसान भी बहुत हो गया, मगर ये जो हमारा तहजीब व तमद्दुन, कश्मीर का वो बड़कपन, कश्मीर का वो दिल, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, जैसे हमारे डाउनटाउन में
अजान के बाद वहाँ जो मखदूम साहब के वहाँ जो मंदिर है वहाँ का पाठ, वहाँ की घंटी और नीचे गुरुद्वारा। ये अजीब सा हो गया, अजीब माहौल बन गया है। आज जम्मू लगता है ये कश्मीर बन गया है, और कश्मीर लगता है पता नहीं कहाँ पहुँच गए हम, जहाँ आपको मतलब यहाँ आप देखिए रास्ते पे जो कश्मीरी जब कश्मीर में होता है तो उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं, कोई रौनक नहीं उसके चेहरे पे, मगर जब यहां आता है तो लगता है वो भी सांस ले रहा है। तो ये सांस तभी मुमकिन है जब यहां जम्मू के लोग, जब वो असली जो हमारी विरासत है, जो जम्मू कश्मीर का हमारा तमद्दुन है, जो हमारी तहजीब है, उसको उन्होंने आज अपनाया है सर, ताकि कोई भी कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी मुसलमान हो, गुजर हो, आके जम्मू में जहां चाहे बस सकता है। मगर जब हम कश्मीर में कोई बात करना चाहते हैं, कश्मीर में वापस जाने की बात करते हैं कश्मीरी पंडितों को, तो तब तो खैर बाकी की तो बात नहीं, जो बाकी पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने आप को मेन स्ट्रीम कहते हैं, वो भी इस बारे में कहते हैं जी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो मुझे लगता है जो 370 की गहराई को हमें खाली कागज पे 370 लफ्ज नहीं समझना चाहिए, उसकी गहराई को समझना चाहिए कि 370 इट इज नॉट ओनली अबाउट सिक्योरिंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज मोर अबाउट द सिक्योरिंग द जो हमारी तहजीब है, हमारा तमद्दुन है, हमारा भाईचारा है, हमारा कल्चर है, वो उसको सिक्योर करने के लिए बना है। वो खाली कागज पे पत्ते के लिए नहीं बना है। मुझे लगता है उसमें हम सब लोगों को सर मिलके इसमें देखना पड़ेगा कि ये जो बार बार हम हर बात को कहते हैं कि बस चेंज हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, ये कश्मीरी कल्चर नहीं है, ये कश्मीरियत नहीं है। मुझे नहीं पता है ये अफ़गानिस्तान में होता होगा, सीरिया में होता होगा, इराक में होता होगा आजकल जहाँ वहाँ पर बंदूकें उठ रही हैं, पर ये हमारे कश्मीर का कल्चर नहीं है कि हमारे अपने लोग वापस आएँ और हम बोले डेमोग्राफी चेंज हो रही है। वो बेचारे टेंट में रहना चाहते हैं, ट्रांजिट कैंप में रहना चाहते हैं, हम कहते हैं डेमोग्राफी चेंज होगी। ये बिल्कुल गलत है, ये कश्मीरियत नहीं है। और इस कश्मीरियत को, जो असली कश्मीरियत है सर, उसको बहाल करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा सर, उसके बगैर कोई चारा नहीं है सर। इस गवर्नर एड्रेस में जिक्र है, यहाँ किसी ऑनरेबल एमएलसी ने कहा भी कि हमें इसी हाउस में मिल बैठ के इन मुश्किलात का हल ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज है यूथ, बच्चे, और इसमें जो कई बच्चों ने जो पत्थर उठाया, और उसमें एक बहुत बड़ी परसेंटेज सर ऐसे बच्चों की है जिनका बाप मारा गया, चाहे वो मिलिटेंट की गोली से मारा गया है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से मारा गया। इनमें उन बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जो इस माहौल में पले बड़े, मिलिटेंसी, अफरा तफरी। तो इसलिए सर इनको संभालना, पेरेंट्स की बात ही नहीं सुनते हैं। अगर सुनते तो ऐसे माहौल में जहां कर्फ्यू हो, जहां हड़ताल की कॉल हो, जहां चलो की कॉल हो, तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते। मगर अगर निकले बच्चे, इसका मतलब ये माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, इनके दिमाग में एक तनाव है। तो उसके लिए हमने एक माहौल पैदा करना है सर। मुझे खुशी है जैसा कि इसमें गवर्नर साहब के खुतबे में मेंशन भी है कि कई हमारे बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, चाहे लद्दाख की वो बच्चियाँ हो जो एवरेस्ट में चली गई, चाहे कश्मीर की बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने किक बॉक्सिंग हो, कराटे हो, चाहे जम्मू की हमारी मीना गुप्ता, चाहे कल की वो ज़ारा खान जिसने दंगल फिल्म में बहुत अच्छा रोल किया। हमारे बच्चे दे आर शोइंग, जो स्पोर्ट्स में बच्चे जा रहे हैं वो एक्सेल कर रहे हैं, पर बदकिस्मती ये है कि हम उनको वो मौका फराहम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अप्रिसिएशन नहीं हो रही है। अगर कोई बच्चा, कोई लड़का बंदूक उठा के साथ फोटो लेता है तो फेसबुक में उसको देखते हैं लोग, मगर ये जो असली हीरो हैं हमारे, 8 साल का बच्चा हाशिम, पूरे कंट्री को उसने रिप्रेजेंट किया इसमें कराटे में, छोटा सा है, नजर भी नहीं आता अभी, पर
इनको सेलिब्रेट करना है सर हमने। हमारे आने वाले वक्त मेरे ख्याल में 15-20 साल में IAS में जम्मू कश्मीर नंबर 1 होगा। इतना हमारे जो हैं बच्चे यहाँ के लड़के लड़कियाँ एक्सेल कर रहे हैं। मतलब हमारे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, मगर बदकिस्मती हमें जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमारी है पाकिस्तान के साथ, जो हमारी ज्योग्राफी है, जो हमारी हिस्ट्री है, इसको हम नहीं बदल सकते, हमारे बस में नहीं है। तो इसका इलाज जो है वो हमारे जो सरकार है, जो दिल्ली में सरकार है, उनको ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही ढूंढना पड़ेगा जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, जैसे उन्होंने, मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं जिस वक्त वो लाहौर बस लेके चले गए। उस दिन 7 बच्चे मारे गए उधर बलजराला में, राजौरी में, मगर उसके बावजूद गए। उसके बाद करगिल हुआ, फिर बुलाया मुशर्रफ को। उसके बाद पार्लियामेंट हुआ, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया कश्मीर की सरजमीन से। बॉर्डर्स में सीज फायर हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ। आज हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे कांग्रेस के वक्त शिमला एग्रीमेंट की बात हो या NDA की सरकार में लाहौर डिक्लेरेशन की बात हो, जहां पर उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ ने यह मान लिया कि हम आपस में सारे मसलों को पीसफुली रिजॉल्व करेंगे और हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई मिलिटेंसी, कोई तशद्दुद, कोई वायलेंस इस्तेमाल नहीं होगा। और उस पर अमल हुआ। जम्मू कश्मीर में उसका पॉजिटिव असर पड़ा, मिलिटेंसी कम हो गई। आज मुझे लगता है कि हमें फिर से दोबारा पाकिस्तान को लाहौर डिक्लेरेशन की बात याद करानी पड़ेगी कि भाई हमें जीना मरना हमारा साथ है। जैसे वाजपेयी जी कहते थे, आप हमसाया नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते। मुझे लगता है सर, आज नहीं तो कल मुझे लगता है कि हम दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ रहना और मुहज़्ज़ब तरीके से रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसका असर हमारे जम्मू कश्मीर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमारे बॉर्डर पे लोग दरबदर खजल, स्कूल नहीं जा सके बच्चे, लोग मारे गए इस बार काफ़ी। तो मेरा सर ये मानना है कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस में भी हमने ये बात भी कही है कि जो वाजपेयी साहब का जो उनका था पॉलिसी थी, उसी को आगे चलाना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और मुझे खुशी है सर, हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चले गए लाहौर। यहाँ हमारे कांग्रेस के काफ़ी सारे कोलीग्स बात करते हैं, मुझे मालूम है, मैं कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से मिली हूँ और बहुत ज़्यादा उनके दिल में तमन्ना थी कि वो इस जो एक प्रोसेस है उसको आगे चलाना चाहते थे। वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, वो अपने घर को देखना चाहते थे। जैसे मुशर्रफ आए, दिल्ली आए NDA की सरकार में और अपना घर जाके देख लिया उन्होंने, वो भी अपना घर जाके वहाँ देखना चाहते थे। और एक जेस्चर था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहे हैं कहीं ना कहीं ताना बाना जोड़ने के लिए, मगर नहीं गए। 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, ही कुड नॉट डू इट। बट हियर यू हैव अ प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने, आप कुछ भी कह लीजिए, मगर जुर्रत की, लाहौर चले गए, वहां कोई तकरीब थी उसमें हिस्सा लिया, मगर बदकिस्मती से उसके बाद पठानकोट हो गया, उसके बाद बहुत कुछ हो गया। तो कहीं ना कहीं उसको दचका लगा। सर मैं समझती हूँ कि हम एक बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, और इसका दिल भी बहुत बड़ा है कि आने वाले वक्त में आहिस्ता पाहिस्ता जहाँ कहीं ना कहीं जो लाहौर डिक्लेरेशन के बाद जो गुत्थियाँ सुलझी नहीं हैं, उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा, उसको आगे चलाया जाएगा। सर यहाँ बात हुई कि यहाँ काफ़ी जो पिछले में हमारे काफ़ी बच्चे जो इसमें चले गए, और मैंने कहा इसमें 1-2 इंसिडेंट्स तो ऐसे हैं कि जिसके बारे में ज़्यादा शकूक की बात नहीं है, चाहे वो क्रू का लेक्चरर हो या चाहे वो जो ATM में जो लड़का काम करता है, जिसके लिए हमने अलग अलग 2 जो सिट्स हैं उसको बना दिया है, और उसमें टाइम पीरियड भी मैंने फिक्स किया है। दूसरा हमने कहा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए, ताकि जितनी भी इसमें किलिंग्स हुई हैं उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या जानकारी हो, और ज़रूरत पड़े तो
तो हम और इससे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पर सर इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि ये इसमें जो मेरे पास रिपोर्ट है, जो तादाद है इसमें मारे जाने वालों की, वो सब कम उम्र है। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो, बहुत कम उम्र है। तो इसमें काफ़ी लोगों के जो है बच्चों की आंखें जो हैं इसमें इफ़ेक्ट हो गई, किसी की पूरी तरह से इफ़ेक्ट हो गई, कईयों की पार्शली इम्पेयर हो गई, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उन बच्चों की पढ़ाई, उनका कैसे रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए। और केस टू केस हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई बहुत ही कंपैशनेट केस है होगा, जैसे सर एक बिजवाड़ा में एक केस है, लट्टू का लड़का, वो बेंगलोर में पढ़ता था, छुट्टियों के लिए घर आया, वहाँ अफरा तफरी मची, गोली चली, उस बेचारे का उसके साथ कोई नहीं था, उसको गोली लग गई। और सर मैं उसके वालिद की बहुत इज्जत करती हूँ। उस मुसीबत में भी उसने तमाम लोगों को बोला कि जो भी मेरे बेटे के जनाजे में आएगा, अगर उसने पत्थर उठाया हाथ में तो उसके जनाजे में आने की इजाज़त नहीं है। जो पुरअमन तरीके से आएगा उसको मैं खुशामदीद करूँगा, जो पत्थर मारने के लिए आएगा मेरा घर का दरवाज़ा बंद है। बहुत गरीब घर है सर, ऐसे घर को रिहेबिलिटेट ना करूँ तो मैं क्या करूँ? ऐसे कई केसेस हैं सर। जैसे यहाँ 2008 में चंबेल सिंह एक है, वो पार चला गया, कैसे गया क्या गया, 5 साल जेल, वो वहाँ मर गया जेल के अंदर। आज तक उसकी फैमिली का मैं उसको भी कंपनसेट करना चाहती हूँ। साथ में सर जो 2008 में अमरनाथ यात्रा में जो उस वक्त लैंड हुआ था, उसमें कई लोगों को कश्मीर में मारे गए, काफ़ी लोग यहाँ भी मारे गए। काफ़ियों को उसमें कंपनसेशन मिला है, कुछ को नहीं मिला है, उनको मैं कंपनसेशन देना चाहती हूँ। ये सर हम यहाँ पर जख्मों पे मरहम करने के लिए हैं। 5 लाख रुपए हम देंगे, कोई वापस नहीं आती जान तो चली गई। किसी के घर में जो उसका बच्चा था, जिसको वो देखता था आगे पीछे बाप, कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जहाँ हमें उनको रिहेबिलिटेट भी करना है। जैसे मैंने भी लट्टू का केस बताया, ऐसे कई केसेस हैं जहाँ, जैसे ये लेक्चरर की, उसकी बीवी बेचारे की जो मारा गया, जिसको बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रही है, उसकी बीवी है, उसको हम जॉब नहीं देंगे तो कौन देगा? तो सर ऐसे हैं, इसमें हम ज़ख्मों पे मरहम करने के लिए निकले हैं और हम यहाँ फ़ैसला करेंगे। हमको फ़ैसला करना है, हमने जम्मू कश्मीर में रहना है, हमने इन बच्चों के ज़ख्मों पे मरहम करने हैं, हमने इनको वापस लाना है। अभी कुछ दिन पहले कुछ लड़के गए थे मुल्क की सैर के लिए, वो मेरे से आके मिले, मैंने उनको कहा कि आपको क्या अच्छा लगा? कहा हमें मुल्क के लोग बहुत अच्छे लगे। तो ये जो हमारे रियासत में और मुल्क में बीच में जो बच्चों के जहनों में एक तस्वीर है मुल्क के बारे में कि शायद कोई दुश्मन है हमारा, तो हमने उस तस्वीर को बदलना है। और उस तस्वीर को बदलने के लिए डंडे की ज़रूरत नहीं है, उसको बदलने के लिए हम सब जो हैं मिलके काम करेंगे। ये हमारे बच्चे हैं। अगर बड़ा कोई आदमी हो, मैं उसकी बात समझती हूँ, पर 15 साल का बच्चा क्या होता है, 18 साल का बच्चा क्या होता है? हमने इनको वापस लाना है, हमने उनको उस मुल्क की वो शक्ल दिखानी है जो गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है सर। जहां आज हमारे जब कश्मीर में हालात ख़राब हुए सर, तो हज़ारों की तादाद में जब हमारे स्कूल बंद किए गए, स्कूल जाना नाजायज़ करार दिया गया, बहुत सारी जायज़ चीज़ों को नाजायज़ बताया गया, तो उस वक्त हमारे लोगों ने मुल्क के हज़ारों इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चे भेजे। अगर भरोसा नहीं होता तो बच्चों को, इतनी बच्चों तो जान से प्यारी चीज़ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक खला है, उस खला को हम लोग भरेंगे। हम जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सिस्टम का हिस्सा है, हम जो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, हम जो एक जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, हमने उस खला को भरना है सर। यहाँ काफ़ी सारे जो हैं मेंबर्स ने इसमें हिस्सा लिया है और ज़्यादातर मैं जो देख रही हूँ बातें इसी को लेके की गई हैं कि बातचीत होना चाहिए और जो अनरेस्ट में नुकसान हो गया उसके बारे में बात की है और जो इनकी रिहेबिलिटेशन की बात की है। सर मैंने पहले ही कहा वी आर कमिटेड टू द रिहेबिलिटेशन। ये जो भी हुआ, जैसे भी हुआ,
तब हुआ, उससे पहले हुआ, जम्मू का कोई केस है, वादी में है। हम ये सरकार जो है सबकी साझी सरकार है, ये किसी में फ़र्क नहीं मानती है, हमने करना है, सबको रिहेबिलिटेट करना है। और सर जो हमारा आज जो हमने यहाँ बाकी भी जो और भी अभी बहुत दिन यहाँ डिस्कशन चलता रहेगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वालिद ने पूरी ज़िंदगी दे दी जम्मू कश्मीर में एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाने के लिए। पहले कांग्रेस को कोशिश की मजबूत करें, और एनसी गवर्नमेंट और कांग्रेस अपोजिशन में आए, और उसके बाद जब आपस में उनका मेल हो गया तो उन्होंने एट द फैग एंड ऑफ हिज लाइफ ये पीडीपी बनाई। तो आज मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का सर्कल फुल सर्कल है। अपोजिशन है, ये बात कहें, हम इनकी राय की जो है पूरी इज्जत करते हैं। ये कोई हमारा आपस का मामला नहीं है, जो बात कहेंगे आप सभी बातें नहीं है कि आप क्रिटिसाइज़ करें। सही है, आजकल बिजली की हालात वादी में काफ़ी ख़राब है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये भी सही है कि हम और बिजली लाना चाहते हैं, मगर ट्रांसमिशन लाइन्स में हम ख़रीदना चाहते हैं, मगर ट्रांसमिशन लाइन्स में इतनी अकोमोडेशन नहीं है कि वो इतना संभाले। तो आपकी जो राय है हमारे लिए बहुत मोतबर है। आपने जो अपना कंसर्न दिखाया जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 महीने हालात, वो बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए था, पर अब हमें मिलजुल के कोशिश करनी चाहिए कि हम इन ज़ख्मों पे मरहम कर सकें, ताकि आने वाले वक्त में दोबारा इस किस्म का कोई हादसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर।